ऐसे ही चलो, कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज करते हैं, है ना। अच्छा, रिजल्ट के बारे में इतना बताओ कि मुझे एग्जैक्ट जानना नहीं है क्या रिजल्ट आया, ठीक है, मुझे इतना बताओ 90 प्लस कितने का आया यहाँ। 90% प्लस, बेस्ट 5 में 90 प्लस, 90 प्लस, चलो 80 प्लस, 80 टू 90 के बीच में, चलो ठीक है। अच्छा, इस बार नहीं दिए थे, लास्ट बार दिए थे, तो क्या किए एक साल? अच्छा, साइंस लिए थे, अभी समझ में आया साइंस नहीं हो पाएगा बोल के, है ना। अच्छा, तो कहाँ पे थे पहले? अच्छा, बैंगलोर में थे, बैंगलोर से इधर शिफ्ट किए बरगढ़। अच्छा, कहाँ क्या नाम है तुम्हारा? तुम पापा का नाम? अच्छा, अनिल अंकल के हाँ, समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। तो उसमें रिपीट तो करना नहीं पड़ता, चाहते तो हो जाता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मतलब ओवरऑल बात यही है कि समझ में आ गया कि साइंस होगा नहीं, है ना, तो कॉमर्स में आ जाना ठीक है जीवन के लिए। जब नहीं हो रहा है एक चीज, क्या फायदा, है ना। जो चीज अच्छे से हो रहा है, देखो एक होता है मन होना और एक होता है कि क्या हमसे हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब कॉमर्स में आ गए हो, अब बढ़िया से पढ़ो कॉमर्स, कॉमर्स में साइंस से ज़्यादा बेटर कर सकते हो परफॉर्मेंस, और उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा जगह में पहुंचने का, कॉमर्स, ठीक है। तो अब कॉमर्स में आ गए हो तो कॉमर्स में पढ़ेंगे, देखो तुम चाहे 90 प्लस लाए, चाहे 80 प्लस लाए, तुम चाहे 70 प्लस लाए, तुम चाहे 60 प्लस लाए, तुम चाहे 50 प्लस लाए, तुम चाहे 40 प्लस लाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ेगा? खुद सोचो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? 10th का मार्क अप टू 12th तक काम आएगा। अगर अभी अभी अगर तुम कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, कोई बड़े कॉलेज में बाहर में या कोई अलग स्कूल में, तो वो लोग तुमसे 10th का मार्क्स मांगे। आफ्टर 12th अगर आफ्टर 12th तुम एडमिशन लेने जाओगे, तो वो लोग 12th का मार्क्स मांगे, 10th का और कोई नहीं मांगे। तो अगर तुम्हें 11 12 बरगढ़ में पढ़ना है, तो फिर चाहे तुम 90 प्लस लाए हो, 80 लाए हो, 70 40, फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि 10th में हमारा रिजल्ट खराब हो गया है। जिनका अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, 90 प्लस 80 प्लस लाए हो, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग 70 टू 40 या 30 प्लस के रेंज में है, इससे नीचे तो देखो नहीं बात करते हैं, पॉसिबल नहीं है 30 से। तो जो 70 टू 30 के बीच में हो, यहाँ वाले को ध्यान ये रखना है कि कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है अभी का रिजल्ट से। जो फर्क पड़ेगा जिस चीज से, वो है तुम्हारा, ठीक है। अभी भी बेटर टाइम है, और अभी तो इनफैक्ट मौका है। अप टू 10th जो तुम पढ़े हो और 11th और 12th में जो तुम पढ़ोगे वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आज सब कोई इक्वल है। जो 90 प्लस लाया को भी वही सारी चीजें नए स्टार्टिंग से पढ़ना है। अकाउंट्स ना वो भी कभी पहले पढ़ा है ना तुम कभी पहले पढ़े हो। जो 80 प्लस लाया है उसके लिए भी सब कुछ है, जो 40 प्लस लाया है उसके लिए, ठीक है। तो आज हम जब 11th क्लास शुरू, 11th कॉमर्स, तो आज हम लोग सब कोई एक स्टार्टिंग एक ही पेज में है, एक साथ सब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आज से भी अच्छे से पढ़ा जाए 11th क्लास में, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए, तो 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, और 12th का रिजल्ट बहुत काम आने वाला। प्लस टू का रिजल्ट सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये सारी चीज़ें जो भी किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें बरगढ़ में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। बाहर लेने से 10th का काम आएगा, ठीक है। बाहर अगर तुम किसी कॉलेज में जाओगे, दिल्ली में कोई कॉलेज में जा रहे हो, कि बैंगलोर में कोई कॉलेज में जाओगे, कि कलकत्ता में कोई कॉलेज में जाओगे, तो वो लोग एडमिशन लेने से पहले तुम्हारा 10th का मार्क्स का कट ऑफ लिस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हारा एडमिशन। लेकिन जब अगर तुम्हारा डिसाइडेड है कि नहीं बरगढ़ में ही हमें पढ़ना है, तो बरगढ़ में ऐसा कोई कट ऑफ वाला सिस्टम नहीं। हम आपको हर एक स्कूल वाले हर एक परसेंटेज के बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तुम 50% लाए हो तो तुम्हारा कहीं हर जगह एडमिशन होगा। संस्कार में चाहो संस्कार में, वैदिक में चाहो वैदिक में, रोटरी में चाहो रोटरी में, कहीं कहीं मतलब विद्यासागर हुआ कि केवी हुआ कि विकास हुआ, कहीं पर भी तुम एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो बरगढ़ में परसेंटेज वाला सिस्टम है नहीं, तुम्हारे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 12th के बाद, प्लस टू के बाद
हम 12th क्लास बोलते हैं। इसके बाद बरगढ़ में एडमिशन लेने के लायक कोई जगह नहीं है, इसके बाद तो बाहर ही जाना है ना। इसके बाद कहाँ जाना है? कितना कितना परसेंट आया? 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस, 70 प्लस। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। तुम सोचो ना, तुम 90 प्लस लाए हो, तुम क्यों सोच रहे हो 70 प्लस लाए हैं? तुम सोचो 90 प्लस लाए हो, है ना। कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। देखो, आफ्टर 12th के बाद तो बाहर ही जाना है, बरगढ़ में पढ़ने का कोई ऑप्शन ही। 12th के बाद कोई ऑप्शन है बरगढ़ में? कोई ऑप्शन नहीं। मैंडेटरीली तुम्हें कहीं बाहर वाले किसी कॉलेज में या कहीं पर एडमिशन लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर तुम पंचायत कॉलेज या इंपीरियल कॉलेज या विकास में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही हैं जो पढ़ेंगे। पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बाहर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट बाहर जाएंगे 12th के बाद, तो वहां पर तुम्हारा परसेंटेज बहुत कम है। तो यहाँ पर जो भी हुआ हो, ऐसे कुछ भी आया हो, यहाँ पर ट्राई करना है कि हमें क्या लाना है, ठीक है। 95 इज द मिनिमम टारगेट, जो तुम्हें टारगेट अपने लिए सेट करना है। ये टारगेट मैं आज तुम्हें क्लास 11th के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ये टारगेट आज से सेट करोगे तो आराम से हो। ये टारगेट 12th के एग्जाम से पहले जाकर सेट करोगे, तो जब तुम इतना टारगेट सेट करोगे तो आएगा इतना, ठीक है। लेकिन आज अगर सेट करोगे तो आज से अगर सेट करोगे तो ऑब्वियसली जरूर अचीव हो। तो जो बच्चे 95 प्लस लाते हैं, 90, 95, 97, 98, 99, 100 लाते हैं 12th में, वो लोग एग्जाम के टाइम पर नहीं पढ़ते हैं, वो लोग आज से पढ़ते हैं। उनको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, तभी आएगा उतना मार्क्स। अदरवाइज 75, 80, 85 तो ले ही आओगे तुम लोग। अगर 95 प्लस लाना है 12th में, तो आज से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, और आज से ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ क्लासेस में जो पढ़ाई हो रहा है तो ध्यान से सुनना है। जितना क्लास में पढ़ाया गया है, घर में 10 मिनट लगेगा उसको रिवाइज करने, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं एक दिन में 3 से 4 टॉपिक पढ़ाता हूँ, छोटा छोटा टॉपिक, ठीक है। घर में रिवाइज करने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर तुम 10 मिनट एक बार घर में उसको रिवाइज कर लोगे, तो वो टॉपिक तुम्हें के लिए याद हो जाएगा। और जब मैं कोई टेस्ट होगा, अभी जैसे 12th वालों का टेस्ट चल रहा है, जब टेस्ट होगा, टेस्ट में ऐसे ही नहीं आ जाना बिना पढ़े। टेस्ट में हमेशा कोशिश करना, तुम साल भर मत पढ़ो, जब जब भी तुम्हें खाली टेस्ट के लिए बोला जा रहा है कोचिंग सेंटर में, तब खाली पढ़ के आना। ऑल चैप्टर का टेस्ट होगा, तो ऑल चैप्टर ऑटोमेटिकली तुम पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली कवर हो जाए, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 अभी खत्म होगा तो चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, तो घर में सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ के उस दिन, तो टेस्ट में हमेशा याद रखना, टेस्ट वाले दिन पढ़ाई करके ही आना है, बिना पढ़े कोई फायदा नहीं हो, ठीक है। सिर्फ अगर तुम इतना करते रहोगे, जो होमवर्क दिया गया है उतना कर लोगे, जो पढ़ाया गया है 5 से 10 मिनट रिवाइज कर लोगे। 3 क्लासेस पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, हफ्ते में। इकोनॉमिक्स का 3 क्लास हो रहा है, कौन कौन सा डे? मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, है ना। आज जैसे वेंसडे, आज का क्लास करके घर जाकर अगर 10 मिनट रिवाइज कर लेते हो, आज या कल कभी भी 10 मिनट रिवाइज कर लेते हो, फिर फ्राइडे का क्लास करके सैटरडे संडे में कभी भी 10 मिनट रिवाइज कर लेते हो, बस उतना ही करना है। 10 मिनट से ज़्यादा इकोनॉमिक्स घर में पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। एवरी डे 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। लेकिन अगर वो भी तुम नहीं करोगे, तो फिर तो कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं थोड़ी आऊँगा तुम्हारी जगह पढ़ाई करने, तो अपना पढ़ाई खुद करना पड़ेगा घर, ठीक है। तो हर रोज 10 मिनट सिर्फ टाइम निकालना है, एवरीडे 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स पढ़, बस। जो क्लास में पढ़ाया गया है उतना टॉपिक को हर रोज रिवाइज करना, और टेस्ट में जब टेस्ट अनाउंस होगा, उस दिन अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट देने आना, बस हो गया। इसके अलावा और इकोनॉमिक्स तुम्हें कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मुझे अकाउंट्स बीएसटी का नहीं पता, मुझे बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिक्स तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हर रोज 10 मिनट, साथ में टेस्ट वाले दिन अच्छे से पढ़ाई करके बस, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में
चैप्टर 1 में हम बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक पढ़े थे। जैसे क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? 3 प्रॉब्लम्स। क्या क्या था 3 प्रॉब्लम? लिमिटेड बातचीत बंद, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेट यूजेस। उसके बाद पढ़े हम लोग 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या क्या था 3 सेंट्रल प्रॉब्लम? सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है। उसके बाद हम पढ़े माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस पढ़े थे। माइक्रो में हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो में हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, एक और डिफरेंस बिटवीन पढ़े थे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? फैक्ट्स के बारे में बताता है, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो सच्चाई है वो है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव क्या होता है? वैल्यू जजमेंट, जो होना चाहिए था। मतलब अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्या होना चाहिए था, जो हम उस चीज के बारे में बात करते हैं, वो हमारा नॉर्म। और क्या पढ़े थे हम? अपॉर्चुनिटी। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जैसे मेरे पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटी है, 40,000 एंड 35,000। तो मैं 40,000 सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगा? 35,000। ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है हमारा। इसके बाद हम एक और टॉपिक शुरू किए थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हम शुरू किए थे, है ना। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। ठीक है, चलो। हम लोग ये एग्जांपल किए थे गन्स एंड बटर वाला, है ना। हम लोग गन्स एंड बटर का एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में। हम पहले तो एक टायर का एग्जांपल लिए, हाँ। देखो ध्यान से, हम लोग गन एंड बटर के एग्जांपल लिए थे। अगर हम गन्स बनाते हैं तो हम 21 गन्स बना पाएंगे, बटर का मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा? 0, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लेबर गन्स के फैक्ट्री से शिफ्ट करते हैं बटर के फैक्ट्री में, वैसे वैसे बटर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जाएगा और गन्स का मैन्युफैक्चरिंग कम होता जाएगा। तो ये रेशियो इस तरीके से चेंज होता जाएगा। गन देखो 1 से कम हुआ, बटर 1 से। एक और बटर बनाने के लिए अब की बार हमें 2 गन का सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर एक और बटर बनाने के लिए हमें 3 गन का सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर एक और बटर बनाने के लिए हमें 4, फिर एक और बनाने के लिए हमें 5, फिर एक और बनाने के लिए हमें। बात समझे? तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम रिसोर्सेस को गन वाले फैक्ट्री से बटर वाले फैक्ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन गन का तेजी से कम हो रहा है। पहले 1 से कम हुआ, फिर 2 से कम हुआ, फिर 3, 4, 5, 6। एवरी टाइम लेबर गन से बटर में शिफ्ट होगा तो हमारा प्रोडक्शन और तेजी से कम होता जाएगा। ठीक है, इधर बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। ये जो रेशियो है, एक बटर को बनाने के लिए एक गन का सैक्रिफाइस किया। व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको हम छोड़ दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा। तो मुझे बताओ, एक एक्स्ट्रा बटर को बनाने के लिए, 1 एक्स्ट्रा बटर को बनाने के लिए हमें कितना गन सैक्रिफाइस करना पड़ा? 1। एक एक्स्ट्रा बटर को बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा गन सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 1। अब सेकंड राउंड में एक और बटर को बनाने के लिए, फिर से एक और बटर बनाने के लिए कितना गन सैक्रिफाइस करना पड़ा?
तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया 2। इसी तरीके से थर्ड राउंड में एक और बटर को बनाने के लिए अब की बार कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड उसके बाद, ठीक है। इसी को हम पढ़े थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से। यहाँ पर कुछ लिखे भी थे हम, यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 ठो सिचुएशन बनाए थे हम लोग। एमओसी सबसे पहला, एमओसी इज इंक्रीजिंग, कर्व कैसा होता है कॉनकेव होता है। एमओसी इज डिक्रीजिंग, कर्व कैसा होगा कॉन्वेक्स। और एमओसी इज कांस्टेंट, कर्व कैसा होगा, ठीक है। 3 सिचुएशन है जिसमें से हम पहला सिचुएशन पढ़े थे, ये वाला हम पढ़ लिए हैं ऊपर में हमारे एग्जाम्पल के साथ। एमओसी इंक्रीज हो रहा है, कर्व कैसा होगा कॉनकेव, ठीक है। देखो क्या ऐसा हो रहा है, एमओसी देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। एमओसी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो कर्व का जो शेप है, इस डायग्राम को जब हम बनाएंगे, हम कहाँ पे खड़े होंगे हमेशा, ओरिजिन में। ओरिजिन से देखो ये कर्व कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनकेव दिखाई दे रहा है। तो ये कर्व कैसा होगा कॉनकेव शेप का होगा, ठीक है। वहीं पर अगर एमओसी डिक्रीजिंग होता तो कर्व क्या होता कॉन्वेक्स शेप का होता, और अगर एमओसी कांस्टेंट होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता, जो कि आगे जाकर आएगा सिचुएशन, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम एक सिचुएशन पढ़े, ठीक है। इसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं MRT। हम एमओसी पढ़े, एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी का एक और भाई है जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। एमआरटी बल्कि एमओसी जैसा ही है। एमआरटी में हम लोग एमओसी को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, देखो बगल में एमआरटी है वही चीज। अच्छा, एक इंक्रीज हुआ, ये कितना से डिक्रीज हुआ 1, ये एक और इंक्रीज हुआ तो ये कितना से डिक्रीज हुआ 2, ये एक और इंक्रीज हुआ तो ये कितना से डिक्रीज हुआ 3, ये एक और इंक्रीज हुआ तो ये कितना से डिक्रीज हुआ 4, ये एक और इंक्रीज हुआ तो ये कितना से डिक्रीज हुआ 5, और ये एक और इंक्रीज हुआ तो ये कितना हुआ 6, है ना। तो जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, तो इसको हम क्या बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आया। एमआरटी जो एमओसी होगा उसी को हम जब रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ। कुछ भी नया नहीं है, जो एमओसी है वही एमआरटी है। एमओसी को बस क्या करना है तुम्हें रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, नंबर इटसेल्फ 5 ही होता है। 5:1 कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो ये जो 1 है इसको हम क्या लिखे 1:1, इसका मतलब क्या है वही 1 है। इसको हम 2:1 लिखे वही है, 3:1 लिखे वही है, 4:1 लिखे वही है, 5:1 लिखे वही है, 6। बेसिकली देखोगे तो दोनों सेम ही चीज, बस लिखने का तरीका अलग है। इसमें हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखते हैं और इसमें हम लोग रेशियो के फॉर्म में, बस टोटल उतना ही फर्क है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं एमआरटी, पढ़ो एक बार एमआरटी रीड करो क्या होता है एमआरटी, क्या है।
ठीक है। MRT is the ratio of number of unit of commodity sacrifice to gain additional unit of another commodity. बेसिकली दोनों का रेशियो होता है, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट। ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या प्रॉपर्टीज? दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम ग्राफ को रीड करना सीखते हैं। ये एक डायग्राम है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, तुम मुझे बताना डायग्राम कौन से शेप का है, या डायग्राम को तुम अगर मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाया, अब बताओ हाउ यू विल डिफाइन दिस डायग्राम। ठीक है। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस है, यहाँ से डायग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर खत्म हो। हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम। पहले मुझे बताओ ये कौन से शेप का है। तीन शेप पढ़े थे हम, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब मुझे बताओ ये कहां से शुरू हो रहा है, अपर साइड से शुरू हो रहा है या लोअर साइड से शुरू? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, ऊपर तरफ है या नीचे की तरफ है? इन कंपैरिजन तो अगर तुम्हें बोलूं तो अगर ये डायग्राम ऐसा होता, दो डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। ये शुरू कहां से हो रहा है? ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। ये नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। ये कहां से शुरू हो रहा है? ऊपर की तरफ से शुरू हो रहा है और जा कहां रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है। और वहीं पर ये डायग्राम नीचे से शुरू हो रहा है और जा कहां रहा है? ऊपर की तरफ। बात समझ में आए? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डाउनवर्ड स्लोपिंग? ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। तो ये डायग्राम क्या है? एक तो स्ट्रेट लाइन है, साथ में डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है। अच्छा, डायग्राम का ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। ये अप होता है, ये डाउन होता है। ठीक है। मुझे बताओ कौन से साइड से कौन से साइड जा रहा है, ये कहां से शुरू हुआ और कौन से साइड जा रहा है? लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ गया, लेफ्ट में शुरू हुआ और गया कहां? राइट तरफ। ऊपर से शुरू हुआ, नीचे की तरफ आया और लेफ्ट से शुरू हुआ, राइट की तरफ गया। ठीक है। तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे लिख सकता हूं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं तुम्हें इतना लिख कर दूं, डायग्राम ना बताऊं, मैं बोलूं डायग्राम बनाओ, कैसा डायग्राम बनाओगे तुम? तुम्हें सिर्फ इतना दिया गया है बस, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनाना है। कैसे बनाओगे? डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टू राइट बोला है, स्टार्ट करूंगा लेफ्ट से, जाना राइट की तरफ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोला है, मतलब ऊपर से शुरू करूंगा, नीचे की तरफ आना है और स्ट्रेट लाइन होगा। ऊपर से शुरू करूंगा, नीचे की तरफ आऊंगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है, लेफ्ट से राइट है और स्ट्रेट हो गया। ठीक है। तो तुम्हें ये डायग्राम को रीड करना सीखना, बुक में डायग्राम का शेप दिया होगा, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है सोच कर। चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की जगह अब अपवर्ड दिया है। कैसे बनाओगे? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाने बोला, बोलो कैसे बनाए? सेम, स्टार्ट करूंगा लेफ्ट साइड से, जाऊंगा राइट साइड में, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो स्टार्ट यहां से होगा और जाएगा कहां? बात खत्म। ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अगर आपकी बार स्ट्रेट लाइन की जगह और नहीं दिया,
बताओ कैसे बनाऊं, बोलो। लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से जाना राइट की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा मतलब ऊपर से शुरू होगा नीचे की तरफ आना है, और शेप कैसा होगा, कॉन कॉन्वेक्स शेप का होगा, मतलब ओरिजिन से कैसे दिखाई देना चाहिए, कॉन्वेक्स दिखाई देना चाहिए। ठीक है, देखो हुआ कि नहीं, पढ़ो, मैच करो, हुआ कि नहीं, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, लेफ्ट से शुरू हुआ राइट की तरफ गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, और शेप क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ। बात समझ में आया। तो तीन ही चीज होता है हमेशा, आइदर लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, ऑपोजिट होगा तो राइट टू लेफ्ट होगा, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या अपवर्ड स्लोपिंग होगा, या फिर कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा या स्ट्रेट लाइन, बस। ठीक है, समझ में आया बात। तो इस तरीके से हमें डायग्राम को रीड करना रहता है कि हम डायग्राम को देखकर बता पाए कि ये डायग्राम कैसा है। ठीक है, अब तुम बताना ये डायग्राम कैसा है, बोलो, एक्सप्लेन दिस डायग्राम। लेफ्ट सबसे पहला, कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अप टू डाउन मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और शेप कैसा है, कॉनकेव। तो मैं इसको रीड करूंगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव शेप का। क्लियर है बात, ठीक है। अब पढ़ो, दो प्रॉपर्टीज है पीपीएफ का, आज के लिए आखिरी टॉपिक। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीएफ हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। एक गुड्स को कम करेंगे तभी दूसरा गुड्स हम लोग ज्यादा बना पाएंगे। जैसे गन का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, या बटर का बढ़ाना है तो गन का कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, हम दोनों को प्रोडक्शन कर नहीं सकते, इसलिए हमें एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। एज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अनदर कमोडिटी, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, ठीक है। पीपीएफ का शेप जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारा नॉर्मली होता है। सेकंड, पीपीएफ कॉनकेव शेप का होता है। क्यों कॉनकेव शेप का होता है, पीपीएफ का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमओसी के ऊपर। एमओसी अगर इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव होगा, एमओसी अगर डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स होगा, एमओसी अगर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो पीपीएफ कॉनकेव शेप का क्यों होता है, बिकॉज एमओसी क्या होता है हमारा, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर। क्लियर है बात, सिंपल है। दो प्रॉपर्टी है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरा हमारा कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।